इस सेक्शन के लिए जो आखिरी टॉपिक है, इस सेक्शन का आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो है किरचॉफ लॉ रिलेटेड विद द ब्लैक बॉडी। तो अब हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं किरचॉफ्स लॉ फॉर किरचॉफ लॉ रिलेटेड, सीधे ब्लैक बॉडी के लिए क्या ब्लैक बॉडी के साथ इसको जोड़ा गया था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किरचॉफ लॉ रिलेटेड विथ ब्लैक बॉडी। सीधे लॉ ही लिखते हैं, कोई ज़्यादा भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि रेशियो ऑफ एमिशन पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, रेशियो ऑफ उत्सर्जन जो क्षमता है और जो एब्जॉर्प्शन क्षमता है, रेशियो ऑफ एमिशन पावर टू द एब्जॉर्प्शन पावर फॉर रेडिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a given wavelength is same for all bodies at the same temperature, और आखिरी में it is equal to emission power of a perfect black body। देखो भाई ये कई चीज़ें यहाँ पर हैं, एक बात समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए जरा हम इसको कुछ डायग्राम बना के सिखाते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, इसको एक रंग का हम बना दें, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक दूसरी तरह का ऑब्जेक्ट है, एक तीसरी तरह का ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनसे हम देखें कितना एमिशन होता है, कितना पावर एमिशन होता है। तो हम यहाँ पर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम रखते हैं, एमएससी पावर, और देख क्या रहे हैं जो वेवलेंथ निकल रही है उसकी वेवलेंथ मान लो हमने फिक्स कर दी कि 5000 वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम को देखना है। तो हमने किसी बॉडी को लिया, पहली बॉडी, और देखा उसमें से 5000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किस तरह से एमिट हो रही है, और साथ ही साथ ये बॉडी किस तरह से इस येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एमिट कर रहा था तो उसकी एमएससी पावर येलो कलर के लिए देखी, एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एब्जॉर्प्सिव पावर येलो कलर के लिए देखी। तो ई हो गया एमएससी पावर, ए हो गया एब्जॉर्प्सिव पावर, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट देखा, दूसरी बॉडी देखी, तो दूसरी बॉडी को देखा कि इसमें से जो येलो कलर का लाइट निकल रहा है वो 2 टाइम ई लैम्डा है, और जो येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो 2 टाइम ए लैम्डा है। लेकिन जब दोनों को डिवाइड किया तो 2 टाइम ई लैम्डा 2 टाइम ए लैम्डा, 2 कट गया, फिर से ई बाई ए लैम्डा हो गया। यहाँ भी इनका रेशियो ई लैम्डा बाई ए लैम्डा था। इसके लिए देखा तो ये हाफ ई लैम्डा और एब्जॉर्ब कर रहा है हाफ ए लैम्डा, उतना ही एरिया उतने ही टाइम में। तो यहाँ हाफ ई लैम्डा अपॉन हाफ ए लैम्डा किया तो कट करके फिर वही आ गया। तो यही तो कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ एमिशन पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर ए है, एब्जॉर्प्टिव पावर ई है, ए है एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब ए, ई से एमिसिव पावर मतलब ई। तो पावर फॉर रेडिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन वेवलेंथ इज सेम फॉर ऑल बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर। तो अगर ये सारी बॉडी एक ही टेम्परेचर पर रखी गई हैं तो इनके एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो निकालोगे वो हमेशा सेम होगा। तो आप देख रहे हो इसका ई लैम्डा बाई ए लैम्डा है, इसका 2 ई लैम्डा बाई 2 ए लैम्डा था, 2 करके फिर वही चीज़ आ गई। यहाँ हाफ ई लैम्डा बाई हाफ ए लैम्डा था, लेकिन दोनों कट के ई लैम्डा बाई ए लैम्डा आ गया और टेम्परेचर सबका सेम रखा है।
और आगे कहते हैं कि इट इज़ इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब भाई ये रेशियो निकालोगे, मान लो नंबर आया कुछ 0.2, यहाँ भी नंबर आएगा 0.2, यहाँ भी नंबर आएगा 0.2, तो ये 0.2 क्या होगा, ये अगर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी यहाँ रखी जाती तो ये 0.2 उस परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर होती। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली आप लिख सकते हो ई लैम्डा अभी इज इक्वल टू स्मॉल ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा। तो ये क्या कह रहा है, ई लैम्डा क्या है, ई लैम्डा इज एमिसिव पावर या एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट वेवलेंथ लैम्डा। ई लैम्डा क्या है, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। एब्जॉर्प्सिव का पावर क्या है, एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ एनी बॉडी। तो एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, एब्जॉर्प्सिव पावर ऑफ एनी बॉडी एट एनी टेम्परेचर T, इन दोनों का रेशियो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट वेवलेंथ एंड टेम्परेचर के बराबर होता है। ये है हमारा किरचॉफ लॉ। अब सामान्य भाषा में हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई 2e लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा था, एमिट कर रहा था, तो 2a लैम्डा एब्जॉर्ब भी कर रहा था। कोई अगर हाफ e लैम्डा एमिट कर रहा था तो हाफ a लैम्डा एब्जॉर्ब भी कर रहा था। यानी कि अगर कोई अच्छा एमिटर है तो अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। भाई जो एमिट कर रहा है दुगना 2e लैम्डा तो एब्जॉर्ब भी कर रहा है 2a लैम्डा। कोई पुअर तरीके से एमिट कर रहा है हाफ e लैम्डा तो वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है हाफ ए लैम्डा। तो किरचॉफ लॉ को अगर हम फिजिकली समझना चाहें कि क्या बताता है, तो किरचॉफ लॉ फिजिकली ये बताता है कि अ गुड एब्जॉर्बर इज़ अ गुड एमिटर। ठीक है, किरचॉफ लॉ ये बताता है। तो यहाँ पे लिखोगे दिस लॉ stated that good emitter is good absorber. Good emitter is good absorber. अब इस लॉ की सहायता से क्या हुआ था, देखो किरचॉफ लॉ जब हुआ था तो किरचॉफ ने इसकी सहायता से फ्रॉनहोफर डार्क लाइन को एक्सप्लेन किया था। फ्रॉनहोफर के बारे में ऑप्टिक्स से पढ़ा है, तो एस्ट्रोनॉमी का उनको शौक था। उन्होंने सूर्य से आते हुए प्रकाश, सूर्य ग्रहण के दौरान जब एक प्रकाश को उन्होंने जब देखा, उसका स्पेक्ट्रम निकाला, तो सूर्य के स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइनें थी, तो उनको कहते हैं फ्रॉनहोफर डार्क लाइन। तो किरचॉफ ने जब अपना लॉ डेवलप किया तब उस लॉ से उन्होंने फ्रॉनहोफर की डार्क लाइन को एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ ये किरचॉफ का लॉ मॉडर्न समय में बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है उनको समझाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लिखें, बाय दिस लॉ the presence of Fraunhofer dark lines may be observed. By this law, the presence of Fraunhofer dark lines may be explained. और दूसरा ये है कि दिस लॉ इज बेसिस ऑफ, मतलब आधार है ऑफ मैनी एब्जॉर्प्शन बेस्ड एज वेल एज emission based. This law is basis of many absorption based as well as emission based spectroscopic methods. ठीक है, ये कई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का ये आधार
बनी है, ये जो टेक्निक है, जो किरचॉफ का जो लॉ है, इसका इस्तेमाल करके हमने कई स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों को डेवलप किया है आज के ज़माने में, जिनका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ अबाउट द किरचॉफ लॉ। ये सब जुड़े हुए हैं उसी की। जब ब्लैक बॉडी हम कह देते हैं ना, तो ब्लैक बॉडी कहने के साथ हम उसमें इंक्लोजर की बात, ब्लैक बॉडी क्या होती है, किरचॉफ का लॉ क्या है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व कैसा होता है, इन सब की बातों को हमें इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये ब्लैक बॉडी का एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर किरचॉफ, इंक्लोजर और ये सारी बातें, और एक चीज़ और है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो उसको हम लोग अगले पार्ट में रखते हैं, जिसमें हम एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से इसमें आप एक तरह से वेन लॉ, रेले लॉ, इनको भी इसी के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो रेले लॉ वगैरह को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, हेलो बच्चों। सो इस पार्ट में, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा, इसी पार्ट में हम लोग इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर देंगे। अभी हमें पढ़ना है एनर्जी डेंसिटी। हमें पढ़ना है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जिसको हम नॉर्मली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। जैसा कि शब्द ये बताता है कि हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। बट ये किस तरह के वॉल्यूम, कहाँ का वॉल्यूम है, तो जरा देखो। मान लो आपके पास इस तरह से एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, आपकी कॉपी का टुकड़ा ही हो सकता है, सरफेस है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर रेडिएशन गिर रहा है। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इसके ऊपर आकर के गिर रही है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आकर के इस पर गिर रही है, इस तरह से। अब आप सोचो कि जो वेव आके गिर रही है, ये आपने, इसकी वेलोसिटी क्या है, c है। c बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी बराबर 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो c भी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को 1 सेकेंड ले लें तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d। तो अगर कोई लाइट यहाँ आ रही है, आपने केवल 1 सेकेंड का समय रखा है, तो ये जो दूरी है, जो ये हम दूरी दिखा रहे हैं, आप इसको देखो, ऐसा लग रहा है ना कि इस तरह का एक क्यूब जैसा बन गया है, इस तरह का एक क्यूब जैसा बन गया है रेडिएशन का। तो ये जो क्यूब जैसा बन रहा है, इसकी जो एज है ये है d, और ये किसके बराबर है, c। आपका जो ये एरिया आपने बनाया था, इस एरिया की वैल्यू कितनी थी, a। तो अगर हम a टाइम c कर दें, यानी a इंटू डी का मतलब है a इंटू सी कर दें, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कितना वॉल्यूम है। तो रेडिएशन, इस रेडिएशन का यहाँ रेडिएशन डेंसिटी का मतलब है इसी डेंसिटी से है, जो रेडिएशन गिर रहा है, जिसमें हम यूनिट टाइम में देख रहे हैं, तो हम c को d की जगह पर रख सकते हैं। हम इसी की ही एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसी को हम एनर्जी डेंसिटी का नाम दे रहे हैं। तो आप कहोगे कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम क्या हो गया, a इंटू डी ही तो हो गया, a इंटू सी। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। ये यहाँ पर इसका बेसिक सा लॉजिक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, इस डायग्राम को देखना, बट स्टिल अ वेरी गुड टॉपिक। चलो लिख लेते हैं इसके बारे में, हम लिख लेते हैं। तो आपको मालूम है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये होता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर, फुल स्टॉप, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर, किसके लिए, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द फोटोन। अब आप लिखेंगे द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p इज इक्वल टू एम सी। तो p इज इक्वल टू एम सी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दो चीज़ें हो गई हैं हम आपके पास।
चलो तो आप लिख सकते हो E बाई पी बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर बाई एम सी, एम एम कैंसिल हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो हो जाएगा सी। तो यहाँ से मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, E बाई सी। ठीक है, तो मोमेंटम आपका जो हो गया वो E बाई सी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लेट U इज टोटल एनर्जी passing through the area A, passing through the area A of a surface, कैसी surface, normal to the radiant energy, normal to the radiant energy per सेकेंड। सो U बराबर हो जाएगा E अपॉन A इंटू सी। मान लो इसका एरिया A है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से क्या निकाल सकते हैं, बाई इक्वेशन 2 E बराबर हो सकता है U टाइम एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर हम, ये तो हो गया टोटल एनर्जी आ गया ना, U बराबर क्या था, टोटल एनर्जी। तो अब आप लिखोगे सो एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E बाई ए, यानी हो जाएगा यू ए सी बाई ए कट जाएगा, कितना बचेगा यू सी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट एरिया टू द सरफेस ऑफ रेडिएशन। मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है पर यूनिट एरिया, देखो मोमेंटम ट्रांसफर हो गया फोर्स, न्यूटन के लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया फोर्स, पर यूनिट एरिया कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया करते ही वो हो जाएगा आपका प्रेशर। तो यहाँ पे लिखोगे सो मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रेडिएशन इज प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन, और वो हो जाएगा यू सी, एनर्जी पर यूनिट एरिया ये है ना, यू सी अपॉन सी, सी कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रेशर हमारे पास निकल के आएगा वो यू आएगा। तो इतना याद रखो कि जो रेडिएशन प्रेशर है वहाँ पी क्या है, यहाँ पी को हम, अगर यहाँ पर पी को हम ऐसे लिखें तो पी क्या है, रेडिएशन प्रेशर। लेकिन कब, जब नॉर्मल इंसिडेंस है रेडिएशन का, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन, मतलब आपने जो एरिया लिया है उस पे अगर रेडिएशन बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रहा है तब तो जो प्रेशर होगा वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगा। अगर मान लो आपका एरिया ऐसे है, ठीक है, और आपका रेडिएशन ऐसे गिर रहा है किसी एंगल पर, कोई एंगल है थीटा बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिफ्यूज रेडिएशन। तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूज रेडिएशन, नॉर्मल रेडिएशन नहीं है, डिफ्यूज रेडिएशन। और उस समय जो पी की वैल्यू होगी वो u बाई 3 आती है। कंपोनेंट वगैरह का इशू हो जाता है रिजॉल्व करने पे, तो ये डिफ्यूज रेडिएशन प्रेशर होता है। तो इस चीज़ को याद रखो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बस इतना याद रखो कि रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो u यानी एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, और डिफ्यूज रेडिएशन जो होता है, डिफ्यूज रेडिएशन प्रेशर वो u बाई 3 के बराबर होता है। इतना बस याद रखो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। अब हम आते हैं अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के बारे में। ब्लैक
बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व क्या है भैया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, जो ब्लैक बॉडी के बारे में जान चुके थे, उसका कर्व कैसा आता है जब वो ब्लैक बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन को उत्सर्जित करना शुरू करती है, तो उसका व्यवहार कैसा होता है उसको देखिए। तो एक हम यहाँ एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस ये है, ये वेवलेंथ की है, ये मान लो जो एमिसिव रेडिएशन है उसकी है। तो हमारा ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है, ज़रा देखें कैसे बनता है। पहले तो हम इस तरह का एक लोकस बना लेते हैं। लोकस बनाने के बाद अब हम इसी लोकस को फॉलो करते हुए अपने ग्राफ बनाते हैं। एक थोड़ा सा इसको हम ऐसे शुरू करें, ओके। एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ से हो जाएगा, एक ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और कोई बना सकते हैं। एक ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। अब आप कहोगे ग्राफ कैसे कैसे बनाए हो? तो पहला ग्राफ हमने बनाया है मान लो 1600 केल्विन पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। दूसरा थोड़ा सा कम 1400 केल्विन पर। तीसरा और कम 1200 केल्विन पर। और चौथा मान लो 1000 केल्विन पर। तो आप देख रहे हो इस तरह से ग्राफ टेम्परेचर बढ़ने के साथ चेंज हो रहा है। एक चीज़ और देखो, हर टेम्परेचर पर एक पीक आता है, ठीक है, और उसके लिए लेमडा की कुछ मिनिमम वैल्यू होती है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपका पीक जो है वो पहले की तुलना में आगे शिफ्ट कर गया। ज़रा देखें इसको, देखो यहाँ पर। फिर इसका जो पीक था उसको देखो आप, तो और आगे शिफ्ट कर गया। फिर इसका पीक था वो देखो और आगे शिफ्ट कर गया। तो कुल मिला के आपको ये पता चला कि पहली बात तो आप कह रहे हो कि इसमें ऐसा होता ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में कि शुरू में एनर्जी का वैल्यू बढ़ती है, फिर वेवलेंथ के साथ घटती है, जैसा कि मैक्सवेल में हो रहा था, है ना। और फिर हम देखते हैं टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ये कर्व थोड़ा फ्लैट सा होता है, कर्व फ्लैट होता है। उससे जुड़ा हुआ जो लॉ होता है उसको स्टीफन लॉ कहते हैं। और हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू होती है, सॉरी टेम्परेचर घटने के साथ साथ, प्लीज़ आप इसको देखें, ये टेम्परेचर घटना है। तो टेम्परेचर घटने के साथ साथ हमारा जो कर्व है वो फ्लैट होता है, और टेम्परेचर घटने के साथ साथ हमारा जो कर्व का जो लैम्डा है, जो मिनिमम वेवलेंथ है, जिस पे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, उसकी वैल्यू राइट साइड की तरफ शिफ्ट होती है। इस शिफ्टिंग को बताने वाला जो नियम होता है उसे कहते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसको डिस्प्लेसमेंट लॉ इसीलिए जाके कहते हैं क्योंकि वो मिनिमम वेवलेंथ के डिस्प्लेसमेंट को दिखाती है कि मिनिमम वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी हायर वेवलेंथ की तरफ मूव करती है। आपको इस कर्व से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू में बनते हैं, हर तरफ बनते हैं, गेट से लेकर के सभी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो यहाँ भी बनते हैं। चलो लिख लेते हैं जल्दी से उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और ये कौन सा एरिया अंडर कर्व, increases rapidly with increase in temperature। ठीक, आप देख रहे हो उस ग्राफ को। आप टेम्परेचर को 1000 केल्विन से 1600 केल्विन तक बढ़ा दो तो आपका ग्राफ कुछ ऊंचा हो गया है ना, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बड़ा विशाल हो गया है, तो आप कहोगे उसके अंदर का एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे स्टीफन ऑब्जर्व्ड दैट कि जो E है ये प्रोपोर्शनल है T की पावर 4 के, यानी कि E बराबर सम सिग्मा T की पावर 4, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है स्टीफेंस लॉ। ये आपका स्टीफन लॉ है। तो स्टीफन लॉ ये कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कर्व आपका और थोड़ा सा ब्रॉड होता जाएगा, और ब्रॉड होता हुआ कर्व क्या दिखाएगा कि ज़्यादा उसमें से रेडिएशन एमिट हो रही है,
ज़्यादा पावर वहाँ से निकल रही। तो अगर आपको बुखार होगा तो आपकी बॉडी में से ज़्यादा रेडिएशन बाहर निकलेगा। अगर आप को बुखार नहीं है, आप बिल्कुल नहा के आए हो, ठंडे ठंडे हो, या फ्रिज में बैठ गए हो, वहाँ से निकले हो ठंडे ठंडे हो, एसी में बैठ के निकले हो ठंडे ठंडे हो, तो आपकी बॉडी से जो रेडिएशन का एमिशन होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। दूसरा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर की बात करें, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पेक्ट्रल रेडियंसी। स्पेक्ट्रल रेडियंसी का मतलब होता है किसी खास वेवलेंथ पे कितनी पावर रेडिएट हो रही है, यानी ई लैम्डा जो हम कह रहे हैं। स्पेक्ट्रल रेडियंसी इज मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, जिसको कि हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स है। तो हम ये पा रहे हैं कि किसी खास टेम्परेचर पर आपकी जो कर्व होगा उसके लिए जो स्पेक्ट्रल जो ये आपका है स्पेक्ट्रल रेडियंसी यानी ई लैम्डा जो है, स्पेक्ट्रल रेडियंसी मतलब स्पेक्ट्रल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो सारी चीज़ें हैं, वो मैक्सिमम होती है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स पे। तो देख रहे हो 1600 पे ये है, फिर 1400 पे यहाँ होगा, फिर 1200 पे यहाँ होगा, फिर 1000 पे यहाँ होगा, इस तरह से हो रहा होगा इसके अंदर। तो आप इससे जुड़ा हुआ एक लॉ बता सकते हो। तो तीसरा आप लिख सकते हो द लैम्डा मैक्सिमम डिक्रीजेज एज टेम्परेचर increases. This is called Wien's displacement law, और लिखे जाते हैं लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, बी कोई कांस्टेंट है। ये हमारा वीन का डिस्प्लेसमेंट का नियम है। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये हो गया हमारे पास 3 तरह के लॉ।